नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में 4 शहीद पुलिस वालों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 4 पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है उनके कल्याण के लिए। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके साथ हैं। पूरी सरकार, पूरी पुलिस की व्यवस्था कि उनके परिवारों का कल्याण, उनकी सहायता के लिए हम खड़े रहें। और साथ ही पुलिस के जो हमारे पुलिस व्यवस्था है, उस पुलिस व्यवस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ भी हैं। आवास बहुत दूर भी होते हैं, कई बार आना जाना पड़ता है, ड्यूटी बहुत कठिन है। जब चार धाम यात्रा भी होती है, आपदा की स्थिति भी होती है, कांवड़ यात्रा होती है। अनेक हमारे जो विशिष्ट जन हैं, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, जैसे इस वर्ष हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, इन्वेस्टर समिट की, G20 के कार्यक्रम हमारे राज्य के अंदर हुए। आपदा की स्थिति में भी हमारी पुलिस को तत्परता से काम करना पड़ा। ऐसे समय में निश्चित रूप से उनके अच्छे आवास होने चाहिए, उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा करी कि आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि पुलिस के आवास बनाने के लिए दी जाएगी। पुलिस के जवानों को, जहाँ साइबर भी एक बड़ी चुनौती है, AI का ज़माना है, इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है, तो पुलिस को और दक्ष होना चाहिए। इसके लिए जहां राज्य के स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण वो बहुत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो हमारे अन्य राज्य हैं जो इस क्षेत्र में अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसें कर रहे हैं, उनका भी अनुभव का लाभ लेकर हमारी पुलिस भी उस दिशा में दक्ष हो, ऐसी व्यवस्था हमारी पुलिस के स्तर से भी यहाँ की जाएगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर रजय जयंती कार्यक्रम पर उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति। 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंचेंगी। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है नवंबर की शुरुआत में और उसे संबोधित करने के लिए पहुंच रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष नवंबर 9 को पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर 3 और 4 नवंबर को देहरादून में ये जो कार्यक्रम है विधानसभा का विशेष सत्र, उसको संबोधित करेंगी और प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी विधानसभा के स्पेशल सत्र में। और इसमें जो मुख्य मेहमान हैं वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति का सामने आया है और ये भी आपको बता दें कि पीएम मोदी के भी आने की उम्मीद है इस कार्यक्रम में। हालांकि अभी औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा बहुत बड़ा अवसर है, 25 सालों की यात्रा राज्य की पूरी हो रही है। ऐसे में इस राज्य स्थापना दिवस को हम लोगों ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और उसमें एक अच्छा उत्साह का वातावरण बने, हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी मोटिवेट हों और हमारे जो चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे सब प्रेरक हैं। हम सबका उत्साहवर्धन उनके आने से होता है। निश्चित रूप से वो जो भी व्यस्तता होगी उसके बाद। तो प्रदेश के सीएम को आपने सुना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कार्यक्रम को लेकर जानकारी दे रहे थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, बड़ा इवेंट और बड़ा कहीं ना कहीं समय पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए। एक तो सबसे पहली बात यह कि 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं 9 नवंबर को, और उसके साथ साथ जो प्रदेश की विकास की यात्रा है, विकास की गाथा है, वो भी आगे बढ़ रही है। और इस मौके को खास बनाने के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसमें खुद राष्ट्रपति को भी निमंत्रण है, वो आएंगी, कार्यक्रम सामने आया है। तो तैयारियां किस तरह की हैं
रजत जयंती कार्यक्रम को लेकर और राष्ट्रपति के आने को लेकर क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच सकती हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी समारोह में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है जी। और वहीं यदि बात की जाए तो यह विशेष सत्र जो होगा यह रजत जयंती के अवसर पर आहूत किया जा रहा है, यानी कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के बाद के पश्चात रजत जयंती मनाई जा रही है और इसी को लेकर के विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। वहीं यदि बात करें तो 9 नवंबर को उत्तराखंड अपनी राज्य स्थापना दिवस मना रहा है और वहीं 25 साल पूरे होने के बाद राज्य में रजत जयंती वर्ष जो है वो पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नवंबर में ही विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जाएगा, जिस पर कैबिनेट में भी मुहर लग चुकी है। वहीं सत्र की तिथियों के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बता दिया है और दिन भी तय कर दिया गया है। वहीं 2 दिवसीय सत्र में राज्य में अब तक यदि बात करें तो इन 2 दिवसीय सत्र में राज्य के अब तक की उपलब्धियों, भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा होगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल हो सकती हैं, वो इस सत्र को संबोधित भी कर सकती है। हालांकि अभी तक उनके कार्यक्रम पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति के देहरादून पहुंचने पर सहमति बन चुकी है और विधानसभा सत्र की तिथियों का जो निर्धारण किया गया है तो उसके बाद में हम राष्ट्रपति आएंगे और राष्ट्रपति के आने के बाद जो है यहाँ पर विशेष सत्र चलाया जाएगा। वहीं पर यदि बात करें तो विशेष सत्र जो है यह इस बार जो है विशेष सत्र काफी कहा था उत्तराखंड राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते आ रहे हैं कि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष जो है यह उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, यानी कि इस वर्ष जो है उत्तराखंड अपनी नई ऊंचाइयों पर रहेगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यह भी कहते आए हैं कि राज्य स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है, यानी कि रजत जयंती जो मनाया जाएगा, इसको लेकर के उत्तराखंड जो है वो हिंदुस्तान के, भारत के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर विभागवार, इससे यदि बात करें इससे पहले विभागवार सभी अधिकारियों को, सभी डिपार्टमेंट को, सभी विभागों को यह सूचित कर दिया गया था कि वे अपने विभाग में जितने भी काम है सबको निपटा लें और विभागवार जो है अपने काम को बढ़ाएं और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए इस बार जो रजत जयंती हो रहा है इस वर्ष में यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तराखंड जो रजत जयंती वर्ष मना रहा है, यह अपनी पास्ट के रिकॉर्ड को और अपने करंट में, प्रेजेंट में जो जिस प्रकार से इसकी व्यवस्थाएं चल रही है और साथ ही साथ भविष्य में किस प्रकार से इसकी व्यवस्थाएं चलेगी, इसको लेकर के चर्चाएं होंगी उत्तराखंड में। अब समझने वाली सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रजत जयंती वर्ष में जो 3 और 4 नवंबर को देहरादून में जो विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा 3 और 4 नवंबर को इस पर सहमति भी बन चुकी है और 11 बजे से इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष सत्र है, इसमें उत्तराखंड की व्यवस्थाओं पर, उत्तराखंड की तरक्की पर, उत्तराखंड के विकास पर, उत्तराखंड में पर्यटन के वृद्धि पर, उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र उत्तराखंड में काफी अधिक है, इसको किस प्रकार से विकसित करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में बागवानी और खेती में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए ताकि लोगों को रोजगार का सृजन, लोगों में रोजगार का सृजन हो सके। और दूसरी बात, उत्तराखंड जो आता है वो हिमालयी राज्यों में आता है, यहाँ पर जड़ी बूटियों का काफी ज्यादा, यहाँ पर जड़ी बूटी वाला प्रदेश है उत्तराखंड, और उत्तराखंड जड़ी बूटी वाला प्रदेश होने के कारण यहाँ पर कई ऐसे जड़ी बूटी है जो विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी हैं, जिनमें जो विश्व में भी इसका निर्यात किया जाता है। तो उन चीजों को बढ़ोतरी देना, उन चीजों में इजाफा करना और उन चीजों में आगे बढ़ाना ही ये सबसे बड़ा इसका उद्देश्य रहेगा। साथ ही साथ यहाँ के मिलेट्स की यदि चर्चा करें तो यहाँ के मिलेट्स पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो यहाँ के मिलेट्स को बढ़ावा देने के वो चाह रहे हैं और विश्व प्रसिद्ध जो है कई ऐसा किसानों को सुविधा देने के लिए से कीवी विंडो बना दिया गया है। यदि बात करें
कि कृषि मंत्री की गणेश जोशी की, तो उन्होंने लगातार सेवा और बागवानी को बढ़ाने के लिए लगातार वो काम भी कर रहे हैं, इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सेबों की खेती, सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे ड्रैगन फ्रूट्स हैं, कई ऐसे फल फूल हैं जो सिर्फ उत्तराखंड राज्य में होते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए ही इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो स्वदेशी है उस स्वदेशी पर बढ़ावा दिया जाए, उस स्वदेशी को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि अगर सोचा जाए कि उत्तराखंड में जैसे काफी ऐसे फल फूल होते हैं जिनका जूस लोग निकाल करके पीते हैं, जो काफी फायदेमंद होता है, अनेक बीमारियों में फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि जब आप उसको गर्मी में पिएंगे तो उससे ठंड का असर होता है। तो इस प्रकार के जूस को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर किया जाएगा, इस प्रकार के फल फ्रूट को भी बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, यानी यशराज ये कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड का आगामी जो रोड मैप है या रोड मैप है भविष्य को लेकर विकास का, उन तमाम संभावनाओं पर भी इस विधानसभा के मॉनसून माफ कीजिएगा स्पेशल सत्र में, स्पेशल सेशन में बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका यशराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस को लेकर रजत जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है और उसके संबंध में यह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जो 3 और 4 नवंबर को होगा और उसमें देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है। प्रदेश में दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में आज भी कई इलाकों में दीपावली मनाई जा रही है। वहीं दिवाली पर सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम और मां लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, प्रदेश में सुख समृद्धि आए। उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली बहुत खास है। ये अलग है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी भारत का संकल्प लिया है और अपनी खरीदारी में स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दिया है। ये नए भारत की पहचान है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कम करने से लोगों के खरीदने की ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई, जिस कारण से यह दीपावली बचत उत्सव के रूप में भी मनाई जा रही है। इस बार की दीपावली बहुत खास है, अलग है, क्योंकि इस बार पूरे देशवासियों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो स्वदेशी का संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार से ग्राहकों में, खरीदारी करने वालों में और व्यापारी वर्ग में, उद्यमी वर्ग में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचय हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है और बड़ी मात्रा में लोगों ने खरीदारी की है। और जीएसटी की दरों में जो कटौती की गई है उससे हर एक ऐसा सामान जो आम जनता, सामान्य जनता, मध्यम वर्ग अपने दैनिक उपयोग में लाता है, वो सभी बहुत सस्ता हुआ है। काफ़ी उसमें प्राइस में रिडक्शन हुआ है। उसके कारण से बचत उत्सव भी लोगों ने इस दीपावली को बचत उत्सव के रूप में भी मनाया है। इस बार की दीपावली तो वहीं इससे पहले दीपावली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के चक्राता रोड स्थित दुकानों से स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर स्थानीय व्यापारियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने मिट्टी के दिए, पारंपरिक बर्तन और हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीदी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुकानदारों और कुम्हारों से बातचीत कर उन्हें पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें, जिससे स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती मिले। हमारे कुम्हारों के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर जो अच्छे दिए बनाए गए हैं, अच्छे मूर्तियां बनाई गई हैं, अनेक प्रकार के सामान जो घरों में सजावट के काम में आते हैं, पूजन के समय में काम में आते हैं, वो सब स्वदेशी बनाए गए हैं और उसकी इस बार खरीदारी भी बहुत जोर शोर से हुई है।
देश भर में दीपावली धूमधाम के साथ मनाई गई है। एक और जहां भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में लाखों की संख्या में दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और एक तरह से पिछला रिकॉर्ड तोड़ा गया, वहीं बद्रीनाथ धाम में भी दीपोत्सव मनाया गया। दिवाली के दिन बद्रीनाथ धाम में 11,000 दीप जलाकर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने दीपावली का पर्व मनाया। आपको बता दें कि दिवाली पर्व को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने खास तैयारियां की हैं। बीकेटीसी ने दीपावली के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए और इसके लिए बद्रीनाथ मंदिर को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया। दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ धाम कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई, साथ ही बद्री विशाल के खजाने की पूजा भी की गई। इस दौरान माता लक्ष्मी को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। घी के दिए के साथ बद्रीनाथ धाम के प्रांगण को दीपों से सजाया गया। तो वहीं केदारनाथ मंदिर को भी 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम दीपोत्सव 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। चारों धामों के कपाट बंद करने की तारीखें तय हो गई हैं। 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, यानी कल सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे और परसों यानी 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चारों धाम को लेकर। चारों धाम में इस बार काफी अच्छी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे हैं। विपरीत मौसम की चुनौतियों के बावजूद जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ा है तमाम भक्तों में, श्रद्धालुओं में, और लाखों की संख्या में इस बार भी भक्तगण पहुंचे चार धाम दर्शन करने के लिए। लेकिन अब शीतकाल के लिए कपाट बंद हो रहे हैं और उनकी तिथियां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं पूरी तरह से। कल परसों 22 और 23 तारीख को ये कपाट बंद किए जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे 25 नवंबर को। तो चारों धामों के कपाट बंद करने की तारीखें आपको बता रहे हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 22 को, यमुनोत्री धाम के कपाट 23 तारीख को बंद किए जाएंगे पूरे विधि विधान के साथ। और देहरादून से हमारे संवाददाता यशराज आनंद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पर। यशराज, शीतकाल के लिए चारों धामों के जो कपाट हैं वो बंद होने वाले हैं पूरे विधि विधान के साथ। प्रत्येक वर्ष ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस बार किस तरह की तस्वीरें हैं और क्या कुछ जानकारी चारों धामों के कपाट बंद होने को लेकर? जी बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध चार धाम यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट अब जल्द ही बंद होने वाले हैं। यदि बात करें केदारनाथ मंदिर के कपाट की तो 23 अक्टूबर को भैया दूज पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकालीन के लिए केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। वहीं यदि बात करें तो पंचांग पूजा के बाद मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि तय की गई है। कपाट बंद होने के बाद उसी दिन बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना होगी। और वहीं यदि बात करें तो केदारनाथ मंदिर में कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत रविवार को ही भंकुट भैरव की आज्ञा लेने के बाद मंदिर के गर्भगृह से स्वयंभू लिंग को ठीक ऊपर स्थापित सोने और छत्र की कलश को उतार लिया गया है। इससे पूर्व केदार सभा की ओर से बाबा केदार की विशेष पूजा संपन्न कराई गई। वहीं यदि आज की बात करें तो आज सोमवार के दिन भगवान की बिना श्रृंगार के आरती हो गई और पंच पंडा रुद्रपुर के हक हकूकधारियों ने इस प्रक्रिया को संपन्न किया। वहीं इस मौके पर केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, महामंत्री अंकित सेमवाल, अनिल शुक्ला आदि मौजूद रहे। वहीं केदारनाथ कपाट बंद होने से पूर्व गेंदे के फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जाता है और केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने बताया कि मंदिर को 3 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं यदि बात करें इसके बाद कि गंगोत्री यमुनोत्री की तो गंगोत्री के कपाट ये 22 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे
और सुबह 11:36 पर गंगोत्री के कपाट बंद होंगे, जबकि यमुनोत्री के कपाट 23 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे बंद होंगे। और यदि बात करें कि भगवान बद्री विशाल की, तो बद्री विशाल के कपाट 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर बंद होंगे। तो इस प्रकार से यदि बात करें तो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जो है इस बार चारधाम यात्रा अपने पीक पर थी और कई आपदाओं के वजह से कई बार चारधाम यात्रा को रोका गया, लेकिन फिर भी चारधाम यात्रा ने इस बार रिकॉर्ड बना लिया। और रिकॉर्ड बनाने के साथ ही साथ इस बार चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए उनसे कई ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि यदि बात करें तो उत्तराखंड के चारधाम की काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों की आस्था है, विश्व प्रसिद्ध आस्था है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड के या भारत के ही लोग आते हैं, बल्कि चारधाम यात्रा में यदि बात करें तो विदेशों से भी लोग आते हैं, कई विदेशी भी आते हैं जो चारधाम यात्रा में शरीक होते हैं और यहाँ पर यात्रा करके अपने पुण्य कमाते हैं। इस प्रकार से चारधाम की यात्रा जो इस बार हुई ये काफी अच्छी यात्रा थी, काफी इससे लोगों को और दूसरी सबसे बड़ी बात यदि बात करें तो चारधाम यात्रा में आपदा के साथ साथ अंतिम घड़ी में बर्फबारी भी देखने को मिला, जिससे लोगों में खुशी का एक उत्साह देखने को मिला। क्योंकि लोग यहाँ पर जो आते हैं बर्फबारी को ही देखने के लिए आते हैं कि बर्फबारी किस प्रकार से होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसकी बर्फबारी कभी नहीं देखा था, लेकिन वो आते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हैं और आनंद के साथ साथ पूजा अर्चना भी वो यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से चारधाम यात्रा के बंद होने की तारीख की जो घोषणा की जा चुकी है, इसके बाद भी अभी यदि बात करें तो अभी भी चारधाम यात्रा में काफी भीड़ लगी हुई है। और वहीं यदि गंगोत्री धाम के कपाट की जो बात की जाए तो 22 अक्टूबर को 2025 को ये गंगोत्री धाम का कपाट करीब 11:30 यानी 11:36 पर अभिजीत मुहूर्त में यह बंद हो रहा है। यह किसी भैया दूज के अवसर पर उत्तर कपाट बंद होने के बाद माँ गंगा की उत्सव डोली मुखवा गांव में उनके शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना हो जाएगी। और कपाट बंद होने के बाद यदि बात करें तो श्रद्धालु जो है वो माँ गंगा की शीतकालीन गति मुखवा में जाकर के उनका दर्शन करेंगे और मुखवा में दर्शन करने के बाद ही वहां पर उनके दर्शन होंगे। और यदि बात करें कि पिछले बार भी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चारधाम में शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के परिप्रेक्ष्य में ही इस प्रकार से इस बात भी और शीतकालीन यात्रा पर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि शीतकालीन यात्रा इस बार काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि शीतकालीन यात्रा से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। शीतकालीन यात्रा आप जिस व्यक्ति से बिल्कुल यशराज, और जिस तरह से चाहे बात अभी की करें या फिर शीतकालीन यात्रा को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका यशराज, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।